बेटा सारे बच्चों को स्क्रीन विजिबल है अच्छी तरह से एंड तक? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, पुट अप दिस हेडिंग, द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. Some basic concepts of chemistry. देखिए, ये जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें 5 मेन टॉपिक्स हैं आगे. एक फाइल फेयर है जो आपके अकाउंट में अपलोड होगी, जो आपने इससे पहले देखी है, और जो दूसरी है ये रफ है, ये समझाने के लिए. जैसे एक रफ साइड ऑफ द बोर्ड और एक फेयर साइड. जब मैं बोलूंगा आपने सिर्फ वही लिखना. इसमें आपके पास 5 टॉपिक्स हैं. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये पहला टॉपिक है. दूसरा टॉपिक है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले. तीसरा टॉपिक है मोल. मेरे को पता लगा कि आपके 10th के सिलेबस से इसको निकाल दिया गया था. वेरी सैड. थैंक्स टू कोविड. कोविड के दौरान बड़े सारे चैप्टर बाहर निकाल दिए गए. तो उसके बाद इंडियन सिस्टम है दोबारा ऐड ही नहीं किए गए. एक बार निकले तो ऐसे निकले कि बस गए, तो फिर वो सिलेबस ही कम हो गया. तो इसका मतलब है कि सारा नए सिरे से ये काम. मोल की आगे 2 एप्लीकेशंस हैं. एक इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशंस और दूसरी इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस. इससे पहले कि मैं सिलेबस स्टार्ट करूं, मैंने पहले टॉपिक बता दिए. फर्स्ट चैप्टर में 5 टॉपिक्स हैं. सबसे पहला पॉइंट, सिलेबस स्टार्ट करने से भी जो मैं बोल रहा हूं वो सबको सही तरह से सुन रहा है, समझ आ रहा है, और जो स्क्रीन पे लिख रहा हूं वो रीडेबल है पक्का एंड तक, है ना? नहीं तो मेरे को एक टीचर याद आ जाते हैं, उन्होंने पेपर चेक किया और पेपर पे कुछ लिख दिया. तो स्टूडेंट ने पूछा ये क्या लिखा है? उन्होंने कहा मैंने लिखा है कि इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग. वो तो टीचर को भी करनी पड़ेगी ना हैंड राइटिंग इम्प्रूव, ऐसी अच्छी. तो मैंने पहले पूछ लिया भाई, इससे पहले कि आप मेरे को बोलो सर समझ तो आ नहीं रहा. सबको रीडेबल है ना स्क्रीन से? तो दिस इज अ मॉडर्न सिस्टम. तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम सारी यूज करेंगे सो एज टू मेक थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग टू द प्रेजेंट जनरेशन. ठीक है ना? क्योंकि ये रिकॉर्ड करना तभी पॉसिबल है कि जब हम ये टूल्स यूज कर रहे हैं. अगर हम वो ट्रेडिशनल सिस्टम से करेंगे तो फिर कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी प्रॉपर. So it's okay with everybody. So now you put up this heading, laws of chemical combination. So let's begin. Laws of chemical combination. अब नीचे लिखना लॉज ऑफ. अब इस वर्ड को बोलना कैसे? पहले मेन हेडिंग हो गया लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. अब उसके नीचे लिखना लॉज ऑफ. इसको बोलना कैसे? वर्ड को सुनना बड़े ध्यान से. स्टोइकियोमेट्री. जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है स्टॉय. मैं तोड़ के बोल रहा हूं, जैसे बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे ही हो आप मेरे. स्टोइकियोमेट्री वर्ड याद रहेगा. अब इकट्ठा बोले फटाफट. स्टोइकियोमेट्री. शाबाश. द वर्ड इज स्टोइकियोमेट्री. अब स्टोइकियोमेट्री जो वर्ड है, अब आप अपना कलर्ड पेन जो दूसरा मैंने कल से बोला था, आज कई बच्चे तो आज ही आए हैं,
अपने साथ कलर्ड पेन रखने हैं और रजिस्टर मोटे रखने हैं। स्टार डालने का मतलब होगा कि आपको मेन नोट से हटके पॉइंट लिखा रहे हैं, और यही वो स्टार्स होने हैं जिन्होंने आपको कल को स्टार बनाना है। रिमेंबर, ये वर्ड है स्टाइकियोन। स्टाइकियोन का मतलब होता है एलिमेंट्स, लिखना है। और मीट्रॉन का मतलब होता है मेजर करना। एक एक वर्ड का मीनिंग सबको समझ आना चाहिए। मेक इट ए पॉइंट, हमने रियल एक्यूरेट केमिस्ट्री सीखनी है। रियल एंड एक्यूरेट, एनर्जी उतनी लगनी है जितनी गलत सीखने पे लगती है। तो वी मस्ट लर्न द मीनिंग्स। जब हमें मीनिंग समझ आ जाएंगे तो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाए। स्टोइकियन का मतलब है एलिमेंट्स, और मीट्रॉन का मतलब है मेजर, यानी कि एलिमेंट्स को मेजर करना। अ वर्ड है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये टॉपिक तो पढ़ा हुआ है 9th-10th में। पांचों लॉज पढ़े हुए हैं, 3 पढ़े हैं, 2 पढ़े हैं। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो अभी शुरू करना है, और दूसरा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो पहले 2 लॉज है। ठीक है, तो ये तो सुन सकते हैं ना आपसे, है ना। कोई टॉपिक तो आया जहां पे आपने कहा हाँ जी पढ़ के आए। ये तो लगता है कुछ पिछला तो अभी किया ही नहीं कुछ हमने। तो स्टोइकियोमेट्री, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आप देखिए, जिन बच्चों ने नॉन मेडिकल लिया है उनको फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री मैथ्स दोनों लेने पड़ते हैं, और जिन्होंने मेडिकल लिया है उसमें मैथ्स इज रिप्लेस्ड बाय बायो। अब क्या इसमें कोई अपनी मर्जी है? तो जवाब है नहीं। अब नया नया सिस्टम आया, लोग कहते हैं जी हिस्ट्री के साथ केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, सीबीएसई ने इजी कर दिया। कर दिया भाई। ये उन बच्चों के लिए है जिनको सिर्फ पढ़ने का शौक है। भाई हमने हिस्ट्री भी सीखनी है और हमने केमिस्ट्री भी सीखनी है। अगर आपने डॉक्टर बनना है, नीट देना है, फिर यही बंडल उठाना पड़ेगा। अगर हमने जेई देना है तो फिर यही बंडल उठाना पड़ेगा। अपनी मर्जी कोई नहीं है। ये हो गया कॉम्बिनेशन का रूल। अपनी मर्जी कोई नहीं है। कॉम्बिनेशन होना है तो एक फिक्स पैटर्न पे ही होना है, अदरवाइज नहीं होना। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, अगर एलिमेंट्स को कंबाइन करना है तो कौन कौन से लॉज हैं जो उसको गवर्न करते हैं, उसका नाम आ गया लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसकी एक लिस्ट बनाएं पहले। लिखो जी, नंबर 1, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी सिर्फ इतना ही लिखना, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नंबर 2, द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जिसको आपने अभी बोला डेफिनेट प्रोपोर्शन। वो सेकंड नेम बाद में लिख लेंगे जब लॉ पढ़ेंगे। या लिख लो, चलो इसका लिख लो, और डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। नंबर 3, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। नंबर 4, द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। नंबर 5, Gay-Lussac's law
of gaseous volumes. Gay-Lussac's law of gaseous volumes. ठीक है रुद्र? Gay-Lussac's law of gaseous volumes. पहले तो हम ये 5 लॉज अच्छी तरह याद कर लें. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, ये याद कर. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, Gay-Lussac's लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स. अब इनको जल्दी याद करने के लिए 3 तो इकट्ठे ही हैं. लॉ ऑफ डेफिनेट, मल्टीपल, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस. छोटे हो गए ना ऐसे याद करेंगे तो. लॉ ऑफ डेफिनेट, मल्टीपल, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस. और लास्ट आ गया Gay-Lussac's लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स. ठीक है, Gay-Lussac's लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स. 5 तो याद हो गए. अब लिखो दोबारा नंबर 1. The law of conservation of mass or law of indestructibility of matter. The law of conservation of mass or indestructibility of matter. इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी, ये वर्ड बड़ा लंबा हो गया. देखिए, आपने सिंपल जो वर्ड पढ़ा है वो डिस्ट्रक्शन पढ़ा है, मतलब तोड़ना, नष्ट करना. इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी, इनडिस्ट्रक्शन, ना नष्ट करना. हम जिस एज में रह रहे हैं एक वर्ड बड़ा पॉपुलर हो रहा है, कंजर्वेशन. आप कहां सुनते हो आम लाइफ में? कहते हैं इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है. ये बड़ा पॉपुलर वर्ड है, इसने साइंस नहीं पढ़ी वो भी जानता है. इन्वायरमेंट कंजर्व करना है, क्या मतलब है? बचाना है. जैसे आप लोग यहां पे रूम में आए हो तो आप यहां पे 1 आवर के लिए आए हो, तो आपका फर्ज बनता है कि आप इतनी अच्छी तरह बिहेव करें कि जब आप यहां से चले जाएं और अगला बैच आए उनको भी रूम ठीक ठाक मिले. ऐसे ही हम सारे लोग यहाँ पे ट्रेवलर हैं. have come here for 70 years, 80 years or 100 years maximum, then we have to leave this planet. तो ये कहते हैं कि इस प्लेनेट को भाई बचा के रखो ताकि जितनी ऑक्सीजन हमें मिल रही है तो फ्यूचर जनरेशन जो बाद में पैदा होनी उनको भी मिल सके. कंजर्व करना. अब लिखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो किसको कंजर्व करना है? मास को कंजर्व करना है. इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी, भाई मैटर जो है वो डिस्ट्रक्ट नहीं होता, टूटता नहीं है. अब रबिया क्या होता है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? डेफिनेशन क्या है? तो पढ़ा हुआ आपने, शाबाश. That law, conservation of mass, it states that matter can neither be created nor be destroyed. शाबाश. मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. सबको आता है, तो इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगाते. जेन्युइनली आता है ना प्रणव? ठीक है. सक्षम, उसके साथ अक्षत. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, सबके नाम मैंने याद करने, मेरा भी होमवर्क है. लॉ ऑफ, यहां पे बैठे हुए ना आप, मान के चलना हम 2 जने ही हैं. ये मत सोचना बहुत जने हैं. और आप पूरी तरह मेरी नजर में और मेरे अपने बच्चों की तरह हो. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्व करना किसको? मैटर, मास को. इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी, देखिए पर चांस हम सारे इंडिया में पैदा हो गए तो यहां पे रह के
एक ज्ञान सबको है, आत्मा अमर है ना। कहते शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, तो क्या है, इनडिस्ट्रक्शन ही है। जैसे वो एक पेपर का रिजल्ट आया तो बच्चे ने रिवॉल्वर तान ली फादर के ऊपर, कहता मैं अभी अभी गीता पढ़ के आया हूं शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। वो कहता भाई इसको पहले परे कर, शरीर मेरा आज ही मार देना तुमने, रिजल्ट तेरा आया है। अब ध्यान से सुनना ये बात, ये लाइटर वेन में एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी के मैटर ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते। सारी रिसर्च साइंस की आज भी यहां पे ही है, हाउ वी आर क्रिएटेड। हम सारे मास हैं इस वक्त हमारी हालत क्या है, मैटर की है। कुछ सालों बाद वी वुड चेंज इनटू एनर्जी। डेथ होगी, कहां गए, एनर्जी एनर्जी में चले गई। जो बॉडी थी मैटर मैटर में समा गया, अर्थ पे रह गया। सम टोटल इज सेम। हम सारे मैटर बने हुए हैं फॉर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। प्रैक्टिकली हम सारे एनर्जी हैं, एंड मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल। यही थ्योरी थी, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। साइंस है, कितना सिंपल सा ज्ञान है लेकिन बहुत बड़ा है। हम सारे ही बेसिकली एनर्जी हैं, मैटर में कन्वर्ट हो गए। अब डेफिनेशन सिंपल है, लिख लो इसको। लिखना, ये स्टार डाल के लाइन लिखना, स्पेशल पॉइंट, दिस लॉ वाज डिस्कवर्ड बाय लेवोजियर। बस इतना लिखना, ईयर रहने दो, 1774 नहीं लिखना। और ये लेवोजियर का फोटो देख रहे हो, ये मैंने क्यों स्पेशली लिखवाया है। जहां लिखा है ना लॉ वाज डिस्कवर्ड बाय लेवोजियर, ब्रैकेट में लिखो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, जो हम आज पढ़ रहे हैं। इसलिए उसका नाम पता होना चाहिए बस। लेवोजियर जो था उसको बोलते हैं ही वॉज ए टैक्समैन। आज की डेट में बोलते हैं उसको फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है बेटा, आपका नाम हर्षीन, समय आ रहा है सारा। ही वॉज ए टैक्समैन। थोड़ा बहुत अकाउंट्स आप शायद जानते हो, डेबिट क्रेडिट जानते हो ना, इतना तो। जो खर्चा हो गया वो डेबिट, जो पैसे आ गए वो क्रेडिट। अब मैंने ऐसे क्यों बोला, अभी जो पढ़ेंगे ना वो वही है। लेवोजियर टैक्समैन था, आपका आपके प्रोफेशन का आपके ऊपर बहुत असर होता है। उसने वही किया, मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट ऐड करता रहा और देखता रहा कि दोनों बराबर आ रहे हैं। तो यही लॉ प्रूव किया उसने। मास, यही डेबिट क्रेडिट ही है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये लिखो डेफिनेशन, इनवर्टेड कॉमास बिगिन, matter can neither be created nor be destroyed. However, one form may be converted into another. However, one form of matter may be converted into another. Matter can neither be created nor be destroyed. प्रणव आराम से नजर आ रही स्क्रीन ना बेटा। Matter can neither be created nor be destroyed. However, one form of matter can be converted into another. कर सकते हैं कन्वर्ट। लिख ली डेफिनेशन, अब समझो। दूध लिया, उससे मिठाई बन गई, फॉर्म बदल गई ना, तो मैटर तो वही रहा। दही बन गया, फॉर्म बदल गई, मैटर तो वही रहा। ठीक है ना।
आपका क्या नाम है? प्रियांशु। अब जैसे प्रियांशु दुकान पे जाए, 50 रुपए दे और चॉकलेट ले ले, उसके बाद प्रियांशु रोना शुरू कर दे, है ना? अब 50 रुपए दिए, चॉकलेट ली, पसंद है, फटाफट खाई, फिर रोना चलाना शुरू, और लड़ पड़े उसके साथ, मेरे 50 रुपए वापस कर। अब उसने कहना भाई मैंने, आपने जो 50 दिए तो मैंने चॉकलेट दी ना, तो पैसे अगर गए तो क्या हुआ, फॉर्म बदल गई ना। पॉइंट समझ आ रहा है? फॉर्म बदल गई। बिना फॉर्म बदले कुछ नहीं होना। मैटर ना आप बना सकते थे, ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सिर्फ लगातार फॉर्म बदल रही है। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लगातार फॉर्म बदली जा रही है। लिखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अब बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखते हैं टेक्निकली, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ये तो बहुत सारे बच्चों ने कल ही आंसर दे दिया था, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अब यहां पे आपने डिफरेंट कलर से लिखना है। बैलेंसिंग ऑफ chemical equations, balancing of chemical equations is based on law of conservation of mass। गॉट इट? बैलेंसिंग तभी पॉसिबल है, हमें पता है कि मास कहीं नहीं गया, तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अब जैसे हम एग्जांपल लिखें, सारे बच्चे इस स्पीड पे लिख पा रहे हैं साथ? NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट क्या बनेगा, बोलिए? हाँ शाबाश। AgCl, ये प्रेसिपिटेशन का साइन है, प्लस NaNO3, यही बना। इसका मास मान लिया A ग्राम, ये B ग्राम, ये C ग्राम, और ये D ग्राम मान लिया ऐसे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मेहर क्या लिखेंगे हम? मेहर आप, ठीक है। A प्लस B इक्वल टू C प्लस D। बहुत सिंपल है ना? तो इतना सिंपल है तो फिर किसी एग्जाम में भी नहीं आएगा। A प्लस B इक्वल टू C प्लस D, ये समझ आ गया? अब यहां पे आप, ये मैंने एग्जाम्पल दी है, ये समझ आ गया? A प्लस B इज इक्वल टू C प्लस D, ये लिखना नहीं है, ये तो मैंने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसे लिखा हुआ है, इमेजेस लगाए हुए हैं। ये लॉग ऑफ वुड आ गया, उसे बर्न किया तो क्या बनेगा, कुछ एशेस बनेंगी या कुछ स्मोक बनेगा। अब इसका मास कितना हो गया, देखो 31 किलोग्राम, तो ये भी कितना हो गया, 31 किलोग्राम। लॉ समझ आ गया? ऐसे एक और लैब की एग्जांपल ली हुई है, रीडिंग नजर आ रही है साफ? क्या लिखा हुआ है? 92.95, ठीक है सक्षम? और इधर भी कितना है, 92.95। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां से लॉ वेरीफाई हो गया।
अब यहां पे ये क्वेश्चन हमने कल किया था, पढ़ो इसको। बैलेंसिंग ऑफ, अब आप क्या करो, अपनी कॉपी में लिखो क्वेश्चन नंबर 2, सिर्फ नंबर डालना है बेटा, क्वेश्चन नहीं लिखना। वो वर्कशीट आपके पास है सबके पास, तो हम क्वेश्चन लिखने का टाइम सेव करेंगे क्लास में, यहाँ पे आंसर लिखेंगे। बस आपने क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अब आपने कॉपी में कैसे लिखना है, आपने कॉपी में ऐसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इज सी। बस नोट्स पूरे हो गए, क्योंकि इसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं है तो सी लिख के चल गया काम। अगर मान लो कोई मैथमेटिक्स होता तो फिर वो भी लिख। पहला पार्ट समझ आ गया। अब पुट अप हेडिंग मॉडिफिकेशन ऑफ लॉ। इस लॉ को मॉडिफाई कैसे करते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। जो बच्चे ऑनलाइन बैठे बेटा, आपको समझ आ रहा है अच्छी तरह से? बोल के बताना उधर से। यस सर। यस सब सर। ठीक है? यस सर। ठीक है। गरिमा, बलजोत, सक्षम। यस सर। मॉडिफिकेशन ऑफ लॉ, रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। लिखो, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, mass and energy are interconvertible. Mass and energy are interconvertible according to the relation, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखना, according to the relation E equals to mc square, E equals to mc square। इसको बॉक्स में डाल दो बेटा, E equals to mc square, where E is equal to energy produced, M is equal to mass destroyed, and C is equal to velocity of light. C is equal to velocity of light. E is equal to energy produced, M is equal to mass destroyed, and C is equal to velocity of light. जो आपके पीछे बैठी बेटी, आपका नाम रिया। रिया, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है बेटा? 8। क्या 8 यूनिट्स? क्या मीटर पर सेकेंड? लिख लो ब्रैकेट में। शाबाश रिया। 3 into 10 raised to power 8 मीटर्स पर सेकेंड। बहुत तेज है। कमरे में लाइट है ही है। लगता है मूव हो रही है? नहीं हो रही। लगता नहीं कि हो रही है, क्योंकि वो स्पीड इतनी तेज है कि ह्यूमन आई कैन नॉट कैच इट। ठीक है रूहानी? ह्यूमन आई कैन नॉट कैच इट। तुम्हें लग रहा है ऐसे ही है? इतनी तेज, इतनी तेज। जब मैं तेज की बात करता हूं तो मेरे को अपने एक टीचर याद आ जाते हैं मैथ्स के। उनकी एक ही बात समझ आती थी, क्लास से बाहर निकल जाओ। वो क्वेश्चन करने में बहुत तेज थे। कोई क्वेश्चन ले जाओ उसी वक्त सॉल्व, पर जब वो समझाते थे मेरे को पता ही नहीं चलता था क्या समझा। इतनी फास्ट, क्योंकि अगर स्पीड भी लिमिट में होगी तभी समझ आ पाएगा। अब ह्यूमन आई कैन नॉट कैच इट, तो हम क्या कहेंगे? है ही नहीं।
3 into 10 raised to power 8 meters per second। अब यही बात अगर हम लिखें 3 into 10 raised to power 8, इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो ये बन गया 3 into 10 raised to power 5 किलोमीटर पर सेकंड। वो बन गया 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। फिर बात बेटर समझ आती है। 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में लाइट मूव कर रही है। एंड हैट्स ऑफ दोज पीपल जिन्होंने ये वैल्यू निकाली। ये पढ़ोगे आप फिजिक्स में, एक्सपेरिमेंट ऑप्टिक्स के अंदर। याद रखना, किसी बात की कोई आकाशवाणी नहीं हुई कि बड़ा प्यार आया। हरगम है ना नाम आपका, कि हरगम को बताया, हरगम तो दुनिया को बता जाके लिख 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हरगम को मेहनत करनी पड़ी तब जाके इस वैल्यू पे पहुंचे। जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, अब सो कॉल्ड साइंटिस्ट, आप जितने बच्चे बैठे हो ना, आपके लिए सबसे अच्छा वर्ड है बडिंग साइंटिस्ट। अभी बड स्टेज है, बडिंग साइंटिस्ट। तो ये फोटो मैंने आपको दिखाई लेवोजियर की। इनसे मिलाने का पर्पस है कि आप आइडेंटिफाई करो और फिर हम भी वहां पहुंचे, क्योंकि आपने वो रोड ज्वाइन की है जिसके सीनियर्स ये लोग हैं और इन्होंने भी हार्डवर्क किया तो ये वैल्यूज पे पहुंचे। कहते हैं ना साइंटिफिक टेम्परामेंट चाहिए, मतलब अप्रोच साइंटिफिक चाहिए, ये नहीं कि अप्रोक्सीमेटली ठीक है। तो इतनी ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट है। अब देखिए, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूं, आप अपनी कॉपी में ऐसे लिख लो। इससे क्या होगा, ठीक हो गया? हाँ अच्छा, क्या बता दिया करो। आप इसको देख रहे हो, ये वायर पर चांस यहां से हिली। अब ठीक है, अदरवाइज सारे बच्चे कंफर्टेबल है ना सिस्टम से? जेन्युइनली बताना, ठीक है? अब देखिए ए पार्ट लिखो, इन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस, in ordinary chemical reactions, energy produced is small। जो ऑर्डिनरी लैब में रिएक्शंस करते हैं वहां एनर्जी इतनी नहीं बनती। अब एनर्जी कहां से बननी है? मास डिस्ट्रॉयड। कोयले को बर्न किया तो एनर्जी बनी, मास डिस्ट्रॉय होगा तो एनर्जी बनेगी। कहते हैं ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज स्मॉल, देयरफॉर मास डिस्ट्रॉयड इज स्मॉल। तो वो कहीं गया ही नहीं। एंड द मास ऑफ रिएक्टेंट्स is almost equal to the mass of products। जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स है वो ऑलमोस्ट प्रोडक्ट के मास के बराबर आ जाना है, क्योंकि एनर्जी इतनी नहीं है। अब मैं डाटा लेता हूं, डाटे को रट्टा नहीं मारना, ऐसे लिखना। पहले देखो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर है। जब हमने बोला मास डिस्ट्रॉयड तो वहां पे क्या आ जाएगा? डेल्टा M। डेल्टा का मतलब समझ आता है? डिफरेंस। M2 माइनस M1, मास ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट। मेरे को लगता है कईयों को मैथ्स में प्रॉब्लम आएगी इस तरह समझने में। आप देखिए बेटा, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट। अब इसका मास है मान लो 10 ग्राम, और जब एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ तो इसका मास आया 9.9 ग्राम।
तो 0.1 ग्राम मास किधर गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब समझ आया बेटर? तो डेल्टा क्यों वर्ड यूज किया, समझ लग गया? क्योंकि 9.9 माइनस 10, तो जो बचा 0.1 वो किधर गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। बट इट्स ऑलमोस्ट इक्वल, क्योंकि एनर्जी इतनी नहीं होनी। अब आपने कैसे लिखना है कॉपी में, आप ऐसे लिखो, तो m क्या बन जाएगा, E बाय सी स्क्वायर, यही बनेगा। अब c की वैल्यू बहुत ज्यादा है ना, तो m अपने आप ही छोटा रह गया। समझ लग गया m छोटा क्यों है? अब जैसे एग्जांपल ये है, ये आप लिखना, फॉर एग्जांपल व्हेन एनर्जी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 9 into 10 raised to power 7 kilojoule, 9 into 10 raised to power 7 kilojoule is produced in a reaction. When energy of the order of 9 into 10 raised to power 7 kilojoule is produced in a reaction, the corresponding loss in mass is only 0.001 gram. अगर इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो मास का लॉस कितना है, 0.001। इसलिए मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये समझ लग गया? ये लैब का प्रूफ है। अब पहली बात है थ्योरेटिकल है, इसका मतलब अब मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अब लिखो बी पार्ट, इन न्यूक्लियर रिएक्शंस in nuclear reactions, आपका नाम अवृता, एटम बम कहां फटा था, हिरोशिमा नागासाकी में, ठीक है? कितने लोग मर गए थे, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, पूरा सिटी मर गया, ठीक है? पूरा सिटी डिस्ट्रॉय हो गया। मूर्ख लोग कहते हैं एटम बम चलाओ, आज भी आप सुनते हो। और ये तो 1945 की बात है, जब पॉपुलेशन इतनी थिक नहीं थी जितनी अब है। एक एटम बम फटे 1 करोड़ बंदा भी मर सकता है। कोविड में भी काफी मरे थे लोग, और आपने खुद रियलाइज किया है कितनी हाहाकार मच गई थी। 1 करोड़ बंदा मरा हो तो क्या हालत हो। तो मूर्खों का काम है जो कहते हैं एटम बम चलाओ। इसीलिए आइंस्टाइन ने कहा था मेरे को 3rd वर्ल्ड वॉर का तो पता नहीं कैसे लड़ी जाएगी, 4th का पता है। कहते कैसे? कहते विद स्टोन्स एंड स्टिक्स। दोबारा स्टोन एज आ जाएगी, सारे मर जाएंगे 3rd वर्ल्ड वॉर में। आज आपका टॉपिक आया एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज लार्ज। आप खुद देखो ना, अगर ये लार्ज होगा तभी ये लार्ज बनेगा। समझ आया? जब तक के 9 into 10 raised to power 7, ये 7 मतलब 7 जीरो लगाओ ना यहां पे, इतनी एनर्जी भी हो तो मास डिस्ट्रॉयड कितना आया, 0.001 सिर्फ, और अब तो बहुत ही ज्यादा होगी। तो लिखो न्यूक्लियर रिएक्शंस द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज इनॉर्मस। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज इनॉर्मस, बहुत ज्यादा, ड्यू टू सफिशिएंट मास डिस्ट्रॉयड। वो भी बहुत डिस्ट्रॉय हो गया, ड्यू टू सफिशिएंट मास डिस्ट्रॉयड। now mass of reactants cannot be equal to mass of products। ठीक है श्रेया, am I right? now लिख लो mass of reactants cannot be equal to mass of products। बेटा लैंग्वेज समझ आई क्यों नहीं इक्वल हुआ? क्योंकि एनर्जी बन गई इतनी ज्यादा।
but mass of reactants, ऐसे लिखिए, mass and energy of reactants, mass and energy of reactants is equal to mass and energy of products. तो हमने एनर्जी भी काउंट कर ली, फिर जाना थोड़ी है कहीं। 50 रुपए दिए थे प्रियांशु ने, चॉकलेट तो पूरी होनी है। तो मास एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब अब मास के साथ हमने क्या ऐड कर दिया? मास के साथ एनर्जी। अब एक लाइन रेड पेन के साथ लिखना अगर है आपके पास। Therefore, it is better to call this law as law of conservation of mass and energy. Highlight these words. मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहना ठीक नहीं है, बेटर क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। प्रैक्टिकली है ही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। मैंने देखा